नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लूसेंट थ्योरी सेट कंप्लीट कर चुके हैं, लूसेंट का जो थ्योरी सेट है वो हम लोग 21 कंप्लीट कर चुके हैं और उसका हम लोग एमसीक्यू सेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का क्या रहेगा कि लूसेंट थ्योरी सेट ये हमारा है 22। जो आज हम लाए हैं लूसेंट का जो थ्योरी पार्ट है हमारा 22। इसके बाद हम लोग का आएगा एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, एमसीक्यू पार्ट 22। तो जिस प्रकार से हम लोग 1 से शुरू करके 22 तक पहुंचे हुए हैं, हम लोग का टारगेट है क्या कि हम लोग का पूरा जो लूसेंट है, लूसेंट को पूरी तरह अच्छे तरीके से समझना है और साथ में हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस को भी अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस चैनल में आप नए हैं, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में आपका घंटी आइकन होगा, उसको क्या कर देंगे, उसमें ऑल में सेलेक्ट कर देंगे। ऑल में करने के बाद क्या होगा कि आपका जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास क्या है कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग सेशन को ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हम लोग का पहला टॉपिक है शाहजहां, यानी कि हम लोग आज शाहजहां के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि शाहजहां, है ना, किस प्रकार से अपना शासनकाल चलाए थे, है ना। उससे पहले हम लोग जहांगीर को देख चुके हैं और जहांगीर के बाद अब हम लोग को शाहजहां को देखना है। शाहजहां भी हमारा क्या है, जहांगीर का ही एक पुत्र थे। जो शाहजहां पहले खुर्रम नाम से थे और खुर्रम से फिर बाद में शाहजहां के नाम से प्रचलित हुए। देखिएगा कि सबसे पहला ही पॉइंट हमारा क्या कहता है कि शाहजहां के बाद सिंहासन पर, है ना, नहीं, जहांगीर के बाद शाहजहां यानी कि जहांगीर के बाद जो सिंहासन पर बैठने वाले कौन है, शाहजहां। ठीक है, फिर अगला ही पॉइंट में हमारा कहता है कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा लाहौर। कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि 5 जनवरी 1592 ईस्वी में खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था और 1612 ईस्वी में खुर्रम का बीवा, अब देखिएगा शादी और यहाँ पर बीवा लिखा हुआ है, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। और 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो अपने पुत्र को जन्म देने के क्रम में क्या होता कि प्रसव पीड़ा के कारण मर गए थे। अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है क्या कि 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां की वजीर पद एवं महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। याद रखिएगा, शाहजहां ने आसफ खां, किसको, आसफ खां को वजीर पद पर नियुक्त किया एवं महावत खां को खाना यानी खाना की उपाधि प्रदान किए थे। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे पॉइंट में हमारा कहता है कि अपनी बेगम मुमताज, है ना, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ताजमहल की रूपरेखा तैयार किए थे। देखिए, ताजमहल का जो हमारा है, जो बनाने वाले हैं उसका डिजाइन, ठीक है, तो कौन बनाए थे, यानी उस्ताद ईसा ताजमहल के रूपरेखा तैयार किए थे। अब ताजमहल हमारा जानते हैं कि आगरा में है, और आगरा में है कहाँ, तो जो हमारा मुमताज महल है, यानी कि मुमताज, उनकी बेगम मुमताज का जो कब्र है उसी के ऊपर में वो, है ना, महल बनाया गया है। और ये मुमताज कौन थे, जो, है ना, यानी कि प्रसव पीड़ा के दौरान मर गए थे, उन्हीं की याद में ये ताजमहल को बनाया गया था। देखिएगा, आगे पॉइंट करता है कि ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार
है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो थे वो कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला कहता है मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरा, अब ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्या चीज का यूज किया गया है, तो पित्रा-दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। इसको याद रखिएगा, बीना बजाते हुए क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि पित्रा-दूरा क्या है। जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे ही पित्रा-दूरा कहा जाता है। ठीक है। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का मतलब तरह तरह का बिल्डिंग का निर्माण कराना। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें, देखिए बहुत सारे इमारत बनाए थे शाहजहां, इसीलिए क्या किया है, इनके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। जैसे देखेंगे दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सब सभी कौन बनाए हैं, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। देखिएगा यहाँ एक नोट में लिखा हुआ है कि हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है ना, वो क्या है कि ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। अब इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो हमारा आगरा में जो है वो जामा मस्जिद, उसका निर्माण शाहजहां नहीं कराए, उनकी पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। आगे देखिए कहता है कि शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, मोहम्मद फकीर, मीर हासिम थे। प्रमुख संस्कृत कवि जो है बंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था को महाकविराज की उपाधि सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम में उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले की मुल्ला साहब बदस्की का शिष्य था। फ्रांसवा बर्नियर द्वारा शिकोह का चिकित्सक भी था। माने कि फ्रांसवा जो बर्नियर थे वो क्या थे, दारा शिकोह का चिकित्सक मतलब डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवा नाम से लिखी। जहां आरा मुल्ला शाह बदसकी की शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। और शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। देखिएगा शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण भी कराया और दारुल बका नामक कॉलेज का मरम्मत भी कराए थे। आगे देखेंगे कहता है कि सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। देखिएगा कि बंगाल में कौन था, शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में घरमट का युद्ध हुआ। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि दारा यानी अपने भाइयों में दारा और औरंगजेब के बीच में घरमट
या घरमट या धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। अब देखिएगा आगे कहता है कि सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ था। मतलब कि अब जैसे मतलब हवा उड़ गया कि शाहजहां है कि अब मरने वाला है, तो ऐसे में क्या हुआ कि सब आपस में ही है ना उत्तराधिकारी के आपस भाइयों में लड़ाई होने लगा। और अंतिम लड़ाई देखेंगे तो देवराई की घाटी में मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई और दारा सिखों ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा सिंह जाना जाता है। इसके आगे हमारा लास्ट पॉइंट कहता है कि 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष है ना अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ है, औरंगजेब इसका सबसे खूंखार बेटा था, क्योंकि पूरा मतलब अपने भाइयों के सबको लड़ाई में है ना जीत हासिल हुई। और औरंगजेब क्या किए कि शाहजहां को ही क्या बोल सकते हैं उसमें जो हम लोग ताजमहल है ना, ताजमहल का जो है ताजमहल को देखने के बगल में यानी कि जहां पर ताजमहल है उसके जस्ट बगल में एक काल कोठरी जैसा वहां पर बंद कर दिए थे और केवल है ना ताजमहल को देखने इतना है ना थोड़ा सा होल रख दिए थे, मतलब छेद रख दिए थे, जिससे क्या वो हमेशा ताजमहल को देख सकते हैं। इतना खूंखार था, इसीलिए औरंगजेब मुगल साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो सबसे खूंखार था औरंगजेब, ताकतवर भी था, ठीक है ना। और ऐसे भी देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में अपने उत्तराधिकारी के लिए अपने बाप बेटा में हमेशा क्या होता था, लड़ाई होते रहता था। तो 74 साल के उम्र में 1666 में क्या हुई, शाहजहां की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखिए हम लोग अब करेंगे क्या बोलते हैं कि भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आज का हम लोग का पाठ है भारतीय जनजातियां, यानी कि भारत में कितने प्रकार के जनजातियां हैं और जनजातियों का क्या प्रावधान किया गया है उसके रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार जनजाति तात्पर्य उन जनजाति समुदाय के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। अब जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या लगभग कितनी है, 550 है। ये समय पर क्या होती है, कभी कभी बढ़ भी सकती है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत में कितनी है, 8.6% है। इस डाटा को याद रखना है कि पूरे 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा जनजातियों की है ना जनसंख्या देखा जाए तो कुल जनसंख्या के हिसाब से 8.6% जो है जनजाति लोग है। अगला पॉइंट कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश है ना सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो देखेंगे जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। वहीं मिजोरम में देखेंगे तो 94.4% प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा मिजोरम, और ऐसे जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब आपको देखना है कि सवाल किस प्रकार से आता है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। केवल जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम हो जाएगा। संविधान के है ना 89वां संशोधन यानी कि 89 संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, यूएस ढेबर। कौन है, यूएस ढेबर को बनाया गया। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि सबसे बड़ा जनजाति देखेंगे है ना, सबसे बड़ी जनजाति हमारा कौन है, भील।
जिसकी जनसंख्या देखेंगे तो 1,69,00,000 है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है हमारा है गोंड, ये भी याद रखना है। तो पहले नंबर पर कौन है? भील। दूसरे नंबर पर कौन है? गोंड। ठीक है, जिसकी जनसंख्या, गोंड की जनसंख्या देखेंगे तो हमारा कितना है? 43,57,918। तीसरे जनजाति को देखेंगे तो हमारा है संथाल। तीसरे जनजाति को देखेंगे तो हमारा कौन है? संथाल। ठीक है, और देखेंगे झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति हमारा संथाल है, लेकिन भारत में हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पर है। लेकिन झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में हमारा जो नंबर 1 पर आता है वो हमारा है संथाल। ठीक है, तो झारखंड के संदर्भ में पूछा जाए तो सबसे बड़ा जनजाति हमारा संथाल हो जाएगा, और भारत में पूछा जाए सबसे बड़ा जनजाति तो हमारा हो जाएगा भील। पहले नंबर पर भील और दूसरे नंबर पर गोंड। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा संथाल। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम अब देखिएगा कहता क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मेघालय, जिसमें 2.5% है। यहाँ पर मेघालय में जनजातियों की संख्या बहुत कम है, एकदम कम है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन है? मध्य प्रदेश। अभी देखें, अगला कहता है कि जारवा जनजाति है ना, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार को विश्व का सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। तो सबसे पुराना जनजाति जो होगा वो पुराना जनजाति हमारा कौन है? पुरानी जनजाति, वो हमारा हो जाएगा अरवा, जरवा। क्या नाम है? जरवा। ठीक है, अब कहता है ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति गोंड है। आद्य जनजाति देखेंगे प्रिमिटिव ट्राइब्स तो हमारा गोंड है। सोम्पेने जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शौक त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखा है। थारू जनजाति जो है दीपावली को किस त्योहार के रूप में मानती है? तो शौक त्योहार के रूप में मनाती है। अब यहाँ एग्जाम में पूछेगा क्या कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति जो है ना दीपावली को शौक त्योहार के रूप में मनाते हैं? तो वो नाम आएगा थारू जनजाति। देखिएगा अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। मिथन त्योहार किस जनजाति का है? तो नागा जनजाति। अगला कहता है कि नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिस्टिंग किया हुआ है कि कौन सा जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं और कहाँ निवास करते हैं। तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं वहां पाए जाने वाले जनजाति, माने कि कौन सा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं, वहां पर लिस्टिंग किया हुआ है। एक लिस्टिंग को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखेंगे गुजरात में हमारा कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहौली, हट्टी समुदाय आदि। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा, चंपा आदि जनजाति पाए जाते हैं। केरल में देखेंगे कादर, उराली, मोपला, इरुला, पनियान, चेंचू आदि जनजाति पाए जाते हैं। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में हमारा भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अबुझ, मारिया, मुरिया, बिसनहॉर्न, गोंड, खेरवार, असुर, बैगा, कोल, मुंडा आदि पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो भुंजिया, मुरिया, कमार, कोरबा, मारिया, हलवा, बैगा, अबुझाम, माडिया, पहाड़ी, कोरबा, भारिया, धनगढ़ है ना, जो कि 2022 में संशोधित कर दिया गया है आदि। महाराष्ट्र में देखेंगे तो बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड आदि। मणिपुर में कुकी, मैठी, नागा, अंगामी आदि। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर आदि। देखिएगा मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर सब जनजाति मेघालय में पाए जाते हैं। मिजोरम में लाखर, पाओ, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी आदि। नागालैंड में नागा, नुबई नागा, अंगामी, मिकिर आदि। ओडिशा में जुआग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरवा यानी ओराव,
चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगारी, कोंद, बोंडा, रेमो आदि जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान में आपका मीना, सहरिया, खासी, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली है ना। सिक्किम में देखेंगे तो लेप्चा, लिम्बू, भोटिया। तमिलनाडु में बड़गा, टोड़कोटा, कोटा, टोड़ा, नीलगिरी की मूल जनजाति है ना, नरी, कोरवन है। ये सब जनजाति जो है हमारे तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा है त्रिपुरा में रियांग अथवा त्रिपुरी, हलाम, नोटिया आदि। उत्तराखंड में थारू, कोय, मारा, नीति, भोटो अथवा भोटिया, घड़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, खास जौनसर, बाबर क्षेत्र में आदि में। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो लोघा, भूमि, संथाल, लेप्चा, लिम्बू, दार्जिलिंग क्षेत्र में आदि पाए जाते हैं। असम में राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, ओबरो, आवो, मिकिर, कार्बी, नागा, लुसाई आदि। आंध्र प्रदेश में चेंचुस, कौड़स, सवारा, गदवा, गोंड आदि। आरू में अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो मोम्पा, डबला, सुलुंग, मिसमी। इसके अलावा हमारा देखेंगे मिनियोंग, मिरीगेलोंग, अपतनी, मेजी आदि जनजाति पाए जाते हैं। अब देखिए हमारा झारखंड, यानी कि झारखंड में ऐसे हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जनजाति संथाल है। मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सोरैया, भूमि, बहुत सारे जनजाति यहाँ झारखंड में देखेंगे तो टोटल 32 प्लस 1 बढ़ गया है, तो अभी टोटल जनजातियों की संख्या देखेंगे तो 33 जनजाति है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सभी गोंड जाति की उपजाति हैं। इन्हें 2022 में संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों का दर्जा मिला है। भोटिया, जौनसारी, थारू, भंगी, मुस्लिम, राजी, बोक्सा, ये सब क्या है, जनजाति उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कर्नाटक में देखेंगे तो बेदार, टोड़ा, हक्की, पिक्की, जैनू, कुरुबा, करड़ू, करुबा, कड़नाकन, कोड़ा, कपूस, सोलागा। लक्षद्वीप में वासी जनजाति। अंडमान में औंजे, जारवा, जरना, सेंट लीज, अंडमानी, निकोबारी और निकोबार में देखेंगे तो सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। देखिए ये जनजाति को कौन सा राज्य में कौन सा जनजाति पाया जाता है, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ही जाके आपको ध्यान में रहेगा, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा जनजाति है और कौन सा राज्य में कौन सा जनजाति पाया जाता है, इसको ध्यान में रखने के लिए कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ जनजातियों का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लेते हैं। कहता है कि टोड़ा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। संथाली लोग पुजारी को नायक कहा जाता है। संथाली लोगों को पुजारी को क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। हो, उरांव एवं मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को पहान कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में गोंड है ना, उन्हें बैगा और केरल में कनिकर एवं यूराली में पलाथी कहते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह यानी कि धूम कुड़िया कहा जाता है। यानी कि युवा गृह में प्रवेश करने का एक लिमिट समय रहता है। उस समय में क्या होता है कि प्रवेश करना है, और प्रवेश करने के बाद जब तक आपका शादी नहीं होता है तब तक आप युवा गृह में यानी कि धूम कुड़िया में आप उनका सदस्य रहेंगे। जैसे ही आपका शादी हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक जो है युवा गृह यानी कि धूम कुड़िया का जो है शैक्षणिक संस्थान से आपका सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब कहता है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है गारासिया। क्या है, गारासिया। इसके अलावा देखेंगे तो गोंड जनजाति की बोली गीत को पाटा और गाने को बराना कहते हैं। देखिएगा गोंड जनजाति को जो गीत को क्या कहते हैं, पाटा, और गाने को बराना कहते हैं। और ददरिया, कर्मा और सुवा गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। मतलब पुनर्विवाह, एक बार शादी हुआ किसी तरह का है ना, दोबारा शादी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैयारी। बिरोहर आदिवासियों का निवास स्थान है टंडा कहलाता है। लोहा गलाना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। फागो एवं पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। इसके अलावा देखेंगे तो कहता है कि बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे कहता है भुंजिया जनजाति। अब ये जबरदस्त है। भुंजिया जनजाति में रसोई घर यानी कि रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। रसोई घर को क्या कहते हैं, लाल बंगला, जो घर के बाहर रहता है। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बॉक्स पर आधारित है।
अंगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अब आगे देखें, कहता है कि भारतीय संविधान के 2022 में संशोधन के माध्यम से नरीकोरवन तमिलनाडु में पाया जाता है, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश, कुरुवा समुदाय कर्नाटक सहित देशों में 5 राज्यों में 15 जातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 हो गई से बढ़कर 720 हो गई। तो अभी फिलहाल देखेंगे तो 720 हमारा जो है जनजातियां हैं। आगे कहता है कि चांगपा और चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया और ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले है ना पश्मीना बकरे यानी क्या चीज पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोलॉजिक ईरा में हुई है। भारत में आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह देखेंगे तो निग्रो है। नाइट्रिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया है। आगे कहता है कि निग्रिटो, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और मंगलोइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं और निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर एवं कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। अब कहता है मंगलोइड लोग उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। अब कहता है नॉर्डिक देखिएगा तो उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं और प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। भूमध्य सागरीय ये भारत की उच्च जातियां हैं। तो भूमध्य सागरीय में रहने वाले जितने भी जनजातियां हैं वो उच्च जातियों की गिनती में आते हैं। आगे पॉइंट हमारा कहता है आदिवासियों का प्रमुख पर्व देखा जाए तो अधिकतर हम लोग का क्या है कि सरहुल पर्व मनाया जाता है जो चैत शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम में पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं: मोनपा, डफला, ओबार, मिसमी, निसी और नागा। नागालैंड की कोयनाक आदिवासी दुनिया की हेट हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने का यादगार घटना मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनवाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोयनाक जनजाति को भारत में साथ साथ म्यांमार में भी नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा यानी कि नागालैंड के मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। इसलिए क्या कहता है कि म्यांमार में भी इनका है ना राष्ट्रीयता देखा जाता है। अब ये था हमारा जनजातियों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे पॉलिटी को, और पॉलिटी में आज का हम लोग का टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। इसको अब हम लोग देखते हैं। संविधान के 101 संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता से प्रसारित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे पॉइंट में कहता है कि 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का स्थापना हुआ। यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने का 99% चांसेस है। तो कब जीएसटी का जो राष्ट्रीय जीएसटी परिषद का स्थापना कब हुआ? 15 सितंबर 2016 में। परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है और केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है। परिषद केंद्र एवं राज्य का एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला सदस्य हमारा होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा होता है हमारा है ना राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा कारारोपण अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री होते हैं इसका सदस्य। परिषद के राज्य में नामित सदस्य आपस में से किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं और अध्यक्ष जो हमारा होता है
वो क्या होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। आगे हमारा है कि परिषद को प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों की भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। निर्णय लिए सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं और केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा तथा समस्त राज्य सरकार के मतों का भार बैठक के में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा। आगे देखेंगे, कहता है कि परिषद के किसी कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य नहीं किया जा सकेगा, जैसे परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा शोध होने का अथवा परिषद की कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न होती हो। अनुच्छेद 279A का 4 के अनुसार देखेंगे तो जीएसटी परिषद एक कार्य केंद्र और राज्य को महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करने जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के कर, उपकर और अधिभार जीएसटी में शामिल किया जाएगा। इसके अनुसार हम लोग आगे और देखेंगे। देखिएगा, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि उत्पाद और सेवाएं या तो जीएसटी योग्य है या फिर जीएसटी युक्त है। न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी छूट के अधीन है। प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर है। कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल हैं। आगे कहता है कि नोट में कि परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्य को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा और इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। अब हम लोग अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसके बारे में हम लोग को देखना है। पहला पॉइंट इसमें कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 338 के द्वारा। अब अगला पॉइंट कहता है कि 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 13/3/1992 से प्रभाव में आया। इसके द्वारा देखेंगे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया है। अब कहता है कि 2003 में 89वें संविधान यानी कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 19/2/2004 से प्रभाव में आया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत नामक 2 नए आयोग बना दिए गए हैं। आगे देखिएगा, वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया और आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं है। मतलब देखिए, आयोग का अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं और जिनका कार्यकाल कितना होता है, तो मात्र 3 साल होता है और ये 2 बार चुनाव में भाग ले सकते हैं। 2 बार चुनाव होने के बाद फिर वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो उपाध्यक्ष हैं, है ना, और अध्यक्ष है, उनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि आयोग की मुख्य कार्य क्या है। अनुसूचित जातियों में संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधिरक्षण करना तथा उसके क्रियान्वयन को समीक्षा करना। सेकेंड में कहता है कि अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। तीसरा में कहता है कि अनुसूचित जातियों के संरक्षण एवं संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष जब भी आवश्यकता हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। अगला पॉइंट कहता है कि यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए करता है। अनुच्छेद 338 के खंड 10 में ये लिखा हुआ है। नोट,
18 तक आयोग का अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे 2008 के 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। अब देखिएगा हमारा अगला पॉइंट में हमारा 24 नंबर कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के क द्वारा है ना किया गया है। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 19/2/2004 के प्रभाव में आया। संविधान का एक नया अनुच्छेद 238 को 38 क को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यह आयोग बना है। इसमें एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 2 कार्यकाल के लिए नियुक्ति नहीं होती है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और यदि अवकाश समझा जाता है ना, तो यह समय से पहले भी आयोग को अपना प्रतिवेदन दे सकता है। ये था कुछ हमारा पॉलिटी का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का पार्ट। तो आज हम लोग का करंट अफेयर का पार्ट रहेगा, करंट अफेयर का पार्ट है हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25। ठीक है, तो इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं इसका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो पहला कहता है कि 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इन अध्यायों में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो यही सवाल पूछेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है कब जारी किया गया। तो 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया है, जिसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 13 अध्याय हैं। अब हम यहाँ पर उनके 13 अध्यायों का मुख्य बिंदु को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या लिखा। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि आर्थिक अवस्था की स्थिति। FY 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना है, 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3 बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों में IMF है ना 3.2 की पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। FY जो है 26 में जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच में होने की उम्मीद है। FY 25 में देखेंगे तो हमारा अप्रैल से सितंबर के खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.8% रह गई है। 2025 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है और वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र के विकास में देखा जाए तो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रहा है और सकल ऋण का देखेंगे तो 2.6% रहा है। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों में 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई है। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बीमा प्रीमियम 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। पेंशन में आपका 16% और प्रीमियम में देखेंगे तो 7.7% की वृद्धि हुई है। आगे देखेंगे, कहता है कि बाहरी क्षेत्र। अब बाहरी क्षेत्र में हमारा क्या है कि निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। वित्त वर्ष 25 में FDI प्रवाह में सालाना आधार 17.9% की वृद्धि हुई है और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार देखेंगे तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में देखेंगे तो 5.7% तक की कम हो गई है और वित्त वर्ष 25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। RBI और IMF के अनुसार FY 26 के मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। RBI ऐसा सूचना दी है। देखिएगा, यह हमारा RBI के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर है, FY का मतलब यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो ऊपर में भी बहुत बार हम लोग FY किए हैं।
देखिएगा अगला पॉइंट हमारा कहता है कि मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। यह भी ध्यान रखिए 2047 तक मोदी का कहना है कि हमारा जो भारत है वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसी तरह का लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे तब। अब कहता है विकास का सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनिमय पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से एसएमई के लिए जाना जाता है। अब कहता है निवेश और बुनियादी ढांचा। फाइनेंशियल ईयर 25 में देखा जाए तो 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। दिसंबर 2000 देखिएगा हमारा कहता है दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा है ना, क्या कहता है, अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार 15.8% की वृद्धि हुई है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है उद्योग। अब देखिएगा उद्योग में हमारा क्या बदलाव हुआ है 2025 और 24 में। तो वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर देखेंगे तो 6.2% रहने की अनुमान है और वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री 12.5% की वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में देखेंगे 6वें स्थान पर है। कहता है भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में कितने स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं के क्षेत्र में देखिए आपका क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो देखिएगा वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में सेवा का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया। वित्त वर्ष 2025 में देखेंगे अप्रैल से नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। कृषि और खाद्य प्रबंधन में देखा जाए तो हमारा क्या बदलाव हुआ है उसको देखेंगे तो 2024 में कृषि फसल घरेलू उत्पाद 16% का योगदान देती है और खरीफ खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे वित्त वर्ष 2024 है ना 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई है। अब देखिए जलवायु और पर्यावरण को देखते हैं। भारत का गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई है। अब देखिए बिजली का खपत भाई ज्यादा हो रहा है। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए LIFE पहल लाई गई है। भारत में कार्बन सिंक 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई है। सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे तो हमारा क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी हुई। सामाजिक सेवाओं में व्यय वित्त वर्ष देखेंगे 2021 में वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा है। सरकारी व्यय में देखेंगे तो 29 है ना, सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 29% से बढ़कर 48% हो गया है। आयुष्मान भारत ने 1.2.5 लाख करोड़ के अधिक बजट की है। यानी कि आयुष्मान भारत आप देखे होंगे आयुष्मान कार्ड बनाया गया है तो उसमें आप है ना 10 लाख तक का क्या कर सकते हैं हम लोग है ना इलाज कर सकते हैं। सरकार रोजगार और कौशल विकास वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गया। अब सोच लीजिए बेरोजगार इतना है फिर भी बेरोजगारी रेट यहाँ पर बता रहा है कि 3.2% घट गया भाई है ना। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरण ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र उजागर के अवसर प्रदान करते हैं। अब देखेंगे पिछले वर्ष EPFO पैरोल में वृद्धि दोगुनी पाई गई है। AI युग्म श्रम। अब देखिए AI का जमाना। भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादन बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI का सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में शिक्षाविदों की सभी विवादों के बीच में क्या कर रहा है कि सहयोग महत्वपूर्ण है। अब AI का जमाना है, AI का हर जगह बोलबाला है। तो इस तरह से हम लोग इसका थ्योरी पार्ट को क्या किए है ना डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग MCQ पार्ट को लाएंगे जो हमारा 22 नंबर रहेगा। तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए, ठीक है। देखने के बाद क्या करेंगे कि जब हम इसका
एमसीक्यू पार्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो भाई देखिए नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, तो नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए और बगल में आपका बेल घंटी आइकन होगा, उसको प्रेस करिएगा। प्रेस करने के बाद वहां बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। इस सेशन को पूरा देखने के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।